नमस्कार। आज की यह कहानी केवल महाभारत की कथा नहीं है और न ही यह केवल आज की राजनीति का विश्लेषण है। यह उस शाश्वत सत्य की कहानी है जो हर युग में दोहराया जाता है। यह कहानी है शक्ति के अहंकार की, दबाव की राजनीति की और उस मौन रणनीति की जो अंततः सबसे बड़ी ताकत को भी घुटनों पर ला देती है। महाभारत के काल में मगध एक ऐसा साम्राज्य था जिसे देखकर बाकी राज्य कांपते थे। आर्थिक रूप से समृद्ध, सैन्य रूप से अत्यंत शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली कि कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने की कल्पना तक नहीं करता था। मगध का राजा था जरासंध। जरासंध केवल बलशाली नहीं था, वह दबाव का सम्राट था। उसने आसपास के राजाओं को युद्ध से नहीं, डर से अधीन किया था। सैकड़ों राजाओं को उसने बंदी बना रखा था ताकि पूरे भारतवर्ष को यह संदेश जाए कि जो मगध के आदेश को नहीं मानेगा उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। यह शासन नहीं था, यह कोर्सिव कंट्रोल था। जरासंध को यह भ्रम हो चुका था कि उसकी शक्ति अनंत है, लेकिन महाभारत हमें बताता है कि हर शक्ति की एक सीमा होती है और हर साम्राज्य का एक कमजोर बिंदु होता है। श्री कृष्ण यह बात सबसे पहले समझ गए थे। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण ने जरासंध को पहली ही बार में मारने का प्रयास नहीं किया। विभिन्न कथाओं के अनुसार कृष्ण ने जरासंध को 16-17 बार पराजित किया, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। यह कमजोरी नहीं थी, यह रणनीति थी। कृष्ण जरासंध की शक्ति को परख रहे थे, उसके अहंकार को बढ़ने दे रहे थे, क्योंकि जब अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उजागर करता है। जरासंध की सबसे बड़ी शक्ति उसका जन्म ही था। वह 2 हिस्सों में पैदा हुआ था और जोड़ा गया था। वही उसकी ताकत थी, लेकिन वही उसका अंत भी था। श्री कृष्ण ने यह रहस्य समझ लिया। उन्होंने सीधा युद्ध नहीं किया, न उसके खिलाफ विशाल सेना खड़ी की, न युद्ध घोष किया। उन्होंने महाबली भीम को चुना, सही समय चुना और युद्ध को सीमित रखा। अंततः भीम ने जरासंध को उसी रेखा से चीर दिया जिससे वह जुड़ा हुआ था। मगध का साम्राज्य एक क्षण में ढह गया। अब इस कथा को आज की दुनिया पर रखकर देखिए। आज का अमेरिका भी लंबे समय तक एक जरासंध की तरह रहा है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है डॉलर। डॉलर के दम पर उसने दुनिया भर पर प्रतिबंध लगाए, टैरिफ थोपे, देशों को आर्थिक रूप से झुकाया, सरकारों को दबाव में लिया और यह संदेश दिया कि वैश्विक व्यवस्था उसके नियमों से चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह दबाव और खुलकर सामने आया। टैरिफ युद्ध, आर्थिक धमकियां, मित्र देशों पर भी प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करना, यह सब उसी जरासंध मानसिकता का आधुनिक रूप है। लेकिन ठीक उसी समय एक मौन रणनीति आकार ले रही थी। नरेंद्र मोदी ने कभी अमेरिका या ट्रंप के खिलाफ खुले युद्ध की भाषा नहीं बोली। न बयानबाजी, न व्यक्तिगत हमले, न प्रतिक्रिया की राजनीति। लेकिन चुपचाप भारत ने पहले तो अपना कमजोर बिंदु मजबूत करना शुरू किया। फिर जिस तरह श्री कृष्ण ने जरासंध की कमजोरी खोजी थी, वैसे ही भारत और उसके साझेदारों ने अमेरिका की कमजोरी को पहचाना। डॉलर पर दुनिया की अत्यधिक निर्भरता। आज दुनिया धीरे धीरे डॉलर के विकल्प खोज रही है। ब्रिक्स देशों का सहयोग बढ़ रहा है। भारत रूस और चीन के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर रहा है। ब्रिक्स करेंसी पर गंभीर चर्चा हो रही है। यह कोई अचानक क्रांति नहीं है, यह वही लंबी रणनीति है जो श्री कृष्ण ने अपनाई थी। इसी दौरान भारत ने यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देने जैसी बड़ी उपलब्धि हासिल कर डाली।
यूरोप जो कभी अमेरिका के दबाव में भारत से दूरी बनाए रखता था, आज भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रहा है। कनाडा जो कभी कूटनीतिक दबाव का केंद्र था, अब आर्थिक और रणनीतिक रूप से भारत के करीब आता दिख रहा है। मध्य पूर्व, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ में भारत की उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत ने आयात पर निर्भरता कम की है। यह सब किसी एक भाषण से नहीं हुआ, यह लगातार कर्म से हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और दबाव की राजनीति ने अमेरिका के अपने उद्योगों को ही नुकसान पहुंचाया। सप्लाई चेन टूटी, यूरोप असहज हुआ, एशिया ने विकल्प खोजे, ठीक वैसे ही जैसे जरासंध के भय से दबे हुए राजा अंततः उसके खिलाफ रास्ते तलाशने लगे थे। महाभारत हमें सिखाता है कि निरंकुश शक्ति का अंत हमेशा सीधी टक्कर से नहीं होता, उसका अंत उसके कमजोर बिंदु को निष्क्रिय करके होता है। डॉलर आज वही कमजोर बिंदु बनता जा रहा है। जैसे जरासंध के शरीर की वह रेखा थी। श्री कृष्ण ने स्वयं वार नहीं किया, उन्होंने भीम को माध्यम बनाया। आज भी भारत अकेला नहीं है। यूरोप, रूस, एशिया, ब्रिक्स सब मिलकर धीरे धीरे उस एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं जिस पर अमेरिका का दबाव टिका हुआ था। यह प्रक्रिया लंबी है लेकिन निर्णायक है। अंत में मगध ढहा लेकिन भारतवर्ष नष्ट नहीं हुआ। उसी तरह आज भी लक्ष्य अमेरिका को नष्ट करना नहीं है, लक्ष्य है वैश्विक संतुलन को बहाल करना। यही श्री कृष्ण की नीति थी और यही आज की रणनीति है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पंचतंत्र, पुराण, रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, भागवत पुराण, शिव जी की कथाएं, प्राचीन भारतीय लोक कथाएं, दंत कथाएं आदि केवल धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव, सत्ता, अहंकार, नीति, कूटनीति, युद्ध, शांति और संतुलन पर लिखे गए शाश्वत ग्रंथ हैं। इनमें छिपी कहानियां और प्रतीक हर युग में प्रासंगिक रहे हैं, क्योंकि सत्ता का स्वभाव नहीं बदलता, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। इन्हीं ग्रंथों में बताया गया है कि अहंकार कैसे जन्म लेता है, शक्ति कैसे निरंकुश बनती है और मौन, धैर्य, नीति व विवेक कैसे बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आज की वैश्विक राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष और नेतृत्व के व्यवहार को समझने के लिए इन प्राचीन भारतीय ग्रंथों से बेहतर मार्गदर्शक शायद ही कोई हो, क्योंकि ये हमें घटनाएं नहीं बल्कि उनके पीछे काम करने वाली मानसिकता और उसके परिणाम तक को समझाते हैं। तो अंत में सवाल वही है जो महाभारत छोड़ता है। अगर जरासंध जैसा महाशक्तिशाली सम्राट अपने ही कमजोर बिंदु से ढह सकता है, अगर मौन रणनीति शोरगुल वाली शक्ति से बड़ी साबित हो सकती है, तो आज की दुनिया में आप किसे आधुनिक जरासंध मानते हैं और किसे वह शक्ति जो बिना युद्ध किए, बिना शोर किए संतुलन बदल रही है? जरूर बताइएगा।